नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से एक और जबरदस्त सेशन 10 क्वेश्चन टॉप 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन का शो है ये, जिसमें आपको 10 क्वेश्चन में 10 कंसेप्ट सीखने को मिलेंगे जो कि आपके रेलवे एग्जाम 2026 में जो भी आप पेपर की तैयारी करना चाह रहे हैं उसमें बहुत हेल्पफुल होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम ये 10 क्वेश्चन का शो। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है एक नाव की शांत जल में चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर नाव धारा के विपरीत 20 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है तो धारा की चाल आपको बतानी है। आइए समझते हैं क्वेश्चन को। पहले कंसेप्ट देख लेते हैं मेरे भाई। अगर मैं धारा की दिशा की बात करता हूं, दिशा में चाल, डाउन स्ट्रीम स्पीड, अगर कोई नाव धारा की दिशा में जाती है तो जो स्पीड होती है, तो शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल, प्लस धारा की चाल, वेलोसिटी ऑफ द करंट। ठीक है मेरे भाई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं धारा के विपरीत चाल की बात करता हूं, यानी कोई नाव जब अगेंस्ट द वाटर जाएगी तो धारा के विपरीत चाल उसे अप स्ट्रीम स्पीड कहते हैं। तो ये क्या होता है? ये मेरे भाई होता है शांत जल में नाव की चाल। और इसमें से हम घटा देते हैं धारा की चाल को। बस इतना ही खेल है। ठीक है, आइए अब इसको देख लेते हैं। शांत जल में नाव की चाल 20 किलोमीटर प्रति है और धारा के विपरीत 20 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। तो विपरीत चाल अगर मैं देखता हूं, 20 किलोमीटर जाती है 4 घंटे में, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो अगर 20 किलोमीटर 4 घंटे में जा रही है तो चाल कितनी हो गई? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपने कहा सर धारा के विपरीत चाल हो गई 5, शांत जल में नाव की चाल 20 दे रखी है और धारा की चाल हमें निकालनी, हमें धारा की चाल निकालनी। तो 20 इधर जाएगा तो आएगा माइनस का 15 बराबर माइनस धारा की चाल। तो आपने कहा सर माइनस से माइनस कैंसिल, 15 हमारा आंसर हो गया। ये मैंने तुम्हें समझाने के लिए लिखा, वरना लिखने की जरूरत नहीं, लिखने की जरूरत नहीं मेरे भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक और शानदार क्वेश्चन कह रहा है अगर tan अल्फा बराबर 1/2, tan बीटा बराबर 1/3 तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बताओ। यहां पर हम करेंगे क्या? यहां पर आपको tan a प्लस बी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर tan a प्लस बी का फॉर्मूला पता है तभी आप ये क्वेश्चन लगा पाएंगे, अदरवाइज नहीं लगा पाएंगे। तो आओ देखते हैं। तो ये क्या होता है? तो आपको सर ये होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। आई होप ये फॉर्मूला आपको पता है तो ठीक, नहीं पता तो प्लीज इसको आप नोट कर लीजिए, पढ़ लीजिए। तो ये हो गया tan अल्फा की जगह अगर मैं 1/2 रखता हूं, 1/2 प्लस 1/3 अगर मैं करता हूं तो मैं डायरेक्ट लिख दूं 5/6 बराबर 1/2 प्लस 1/3 ये हो जाएगा 5/6। बोलो मेरे भाई, बटे, ठीक है, tan अल्फा प्लस बीटा ये निकालना है मुझे। ठीक है, ये tan अल्फा प्लस बीटा, इसको मैं रख देता हूं tan अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मुझे बतानी है। ठीक है, 5/6 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। तो आपने कहा सर ये हो गया मेरे भाई 5/6 और बटे में हो गया 1 माइनस 1/6। 1 माइनस 1/6 का मतलब मेरे भाई क्या हो गया? 5/6। ये क्या हो गया? 5/6। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। तो आपने कहा सर 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल, तो 1 आ गया। तो आप बताओ tan अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 का मतलब क्या है? 1 की जगह मैं tan 45 लिख सकता हूं, क्योंकि tan 45 की वैल्यू 1 होती। बोलो हाँ या ना? तो आपने कहा सर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई? 45 डिग्री। तो ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप इसको जरूर याद कर लें। ये फॉर्मूला अगर नहीं पता है तो आप नहीं कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत जो आरोही क्रम में है k है, अगर संख्याओं के पहले समूह के तुरंत बाद की 2 संख्याओं को इसमें शामिल कर लिया जाए तो नया औसत क्या होगा? आइए इसका कंसेप्ट जान लेते हैं मेरे भाई। अगर आप लगातार संख्याओं का औसत कुछ भी है,
अगर लगातार संख्याएं दी हुई हैं, नेचुरल नंबर्स, कंसेक्यूटिव नंबर्स दिए हुए हैं और उनका एक फिक्स औसत है, तो अगर आप जितनी भी संख्याएं ग्रुप में बढ़ाएंगे एवरेज भी उतना ही बढ़ जाएगा। यानी पहले एवरेज अगर के था और अगर आपने 2 संख्याएं बढ़ाई हैं तो एवरेज भी क्या होगा, 2 बढ़ेगा। नहीं मेरे भाई, हर संख्या पे एवरेज 0.5 बढ़ता है। अगर ऑड और इवन नंबर बढ़ेंगे तो हर संख्या पे एवरेज 1 बढ़ेगा, लेकिन अगर लगातार संख्याएं बढ़ी हैं तो हर संख्या पे एवरेज 0.5 बढ़ेगा। तो 2 संख्याओं पे कितना बढ़ जाएगा, 0.5 और 0.5 यानी टोटल 1। तो आंसर आ जाएगा k+1। अब जिनको ये चीज नहीं समझ में आई उनको मैं प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करता हूं। 3 लगातार संख्याएं कोई भी ले लो, मान लो मैंने 1 2 3 ले लिया, और अब अगर मैं कहूं आप इनका एवरेज बताओ, तो कहोगे आप इनका एवरेज ये होगा, बीच में आने वाली संख्या, तो यही k हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। अब कह रहा अगली 2 संख्याएं बढ़ा लो, तो अगली बढ़ाओगे तो 4 और 5 होगा, और अब इन सब का एवरेज क्या होगा, तो आप कहोगे सर अब एवरेज ये हो गया, पहले ये k था, अब ये k से कितना ज्यादा है, तो +1 है। क्या मेरी बात आप समझ पाए, क्या मेरी बात आप समझ पाए भाई? 2 हमने एज्यूम किया था, 2 से 3 का मतलब 1 बढ़ा ना, तो अगर ये एवरेज k था तो 1 ही तो एवरेज बढ़ गया। उम्मीद है मैं समझा पाया। ये है कंसेप्ट, इसे कहते हैं लॉजिक। और अगला क्वेश्चन देखें, बता रहा हूं हर कंसेप्ट के साथ आप कुछ ना कुछ सीखोगे। 10 क्वेश्चन का सीरीज है, 10 क्वेश्चन 10 कंसेप्ट। कह रहा है एक स्तंभ के छाया की लंबाई 24 मीटर कम हो जाती है। ये कोई स्तंभ है, टावर है, ये इसकी छाया है ना भाई, ये टावर है, छाया ऐसे गिरती है। कह रहा है ये छाया 24 मीटर कम हो जाती है, ये 24 हो गया यहां से यहां तक। कब? जब एंगल 30 से 60 हो जाता है, यानी पहले एंगल अगर 30 था तो अब ये एंगल 60 हो जाता है। मुझे बताना है स्तंभ की लंबाई, यानी ये बतानी है। कैसे बता पाओगे? बहुत आसान तरीका है। अब आप कहोगे सर देखो, अब एक चीज ध्यान रखना, अगर ये एंगल 30 और 60 है, ध्यान रखना 30 और 60 पे ही होगा, तो आपने कहा सर ये एंगल का रेशियो 1:2 है, तो ये जो डिस्टेंस का रेशियो है 2:1 हो जाएगा। अगर 2 की वैल्यू 24 है तो 1 की वैल्यू 12। अब खेल खत्म भाई साहब। अगर ये एंगल 60 तो आपको पता है मेरे भाई ये √3, ये 1 और ये 2 होता है, तो अगर 1 की वैल्यू 12 तो √3 की वैल्यू 12 √3 आंसर हो गया। ये सिंपल सा हाइट एंड डिस्टेंस का कंसेप्ट है। अगर आपको नहीं पता है तो आपके लिए टाइम टेकिंग होगा, अदरवाइज आप इस मेथड से चुटकियों में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक और बढ़िया सा क्वेश्चन है। कह रहा 2 वृत्त है ए और बी जिनकी त्रिज्या 4 यूनिट है प्रत्येक की। अगर बिंदु P A पर है और बिंदु Q B पर है और दोनों वृत्त एक दूसरे को ठीक एक बिंदु पर स्पर्श करते हैं, तो PQ भाग की अधिकतम लंबाई हमको बतानी है। लेट्स सॉल्व दिस ब्यूटीफुल क्वेश्चन। मेरे भाई एक सर्कल ये हो गया मेरे भाई, और एक सर्कल मेरे भाई ये हो गया। ये आइडेंटिकल है क्योंकि दोनों की रेडियस क्या है, सेम है। ये वृत्त A है और ये वृत्त B है मेरे भाई। आपने कहा बहुत बढ़िया। यदि बिंदु P A पर है और बिंदु Q B पर है और दोनों ठीक है, अधिकतम लंबाई बतानी है, तो अधिकतम लंबाई के लिए भाई साहब इसको P यहां पर ले लो, इसको Q यहां ले लो, क्योंकि मैक्सिमम डिस्टेंस यही हो सकती है दोनों सर्कल्स के अंदर, और ये एक बिंदु पर टच भी कर रहे हैं। अब मेरे भाई ये बताओ, अगर इसकी रेडियस 4 है तो ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, इसकी भी रेडियस 4 है तो ये 4 और ये 4, तो अधिकतम लंबाई PQ की कितनी होगी? तो आप कहोगे सर 16। ज्योमेट्री का क्वेश्चन बहुत आसान होता है अगर आप फिगर सही से बना पाए और आपको कंसेप्ट यानी थ्योरम्स पता हो। इज इट ओके गाइज? आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हर क्वेश्चन में आपको कंसेप्ट सीखने को मिलेगा। 10 क्वेश्चन 10 कंसेप्ट, और हर क्वेश्चन रेलवे के किसी ना कहीं एग्जाम में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है AB और CD वृत्त के केंद्र के विपरीत किनारों पर 2 समांतर क्या है? ये क्या लिखा हिंदी में? कॉर्ड्स है भाई साहब, जिया कॉर्ड्स, ठीक है। आओ समझ लेते हैं। इस प्यारे क्वेश्चन को भी निपटाने की कोशिश करते हैं। ये मैंने एक सर्कल बना लिया और एक कॉर्ड इधर हो गई सर्कल के, एक कॉर्ड इधर हो गई मेरे भाई सर्कल के। ऐसा मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन दिया है। ये AB में इसका नाम दे देता हूं और इसका नाम CD दे देता हूं, ठीक है। AB बराबर 10 और CD बराबर 24। ये 10 है और ये 24 है।
ये भी कोई दिक्कत नहीं। ये वृत्त का केंद्र है, मुझे बताना है दोनों कॉर्ड्स के बीच की दूरी, यानी मुझे क्या बताना है, तो आप कहेंगे सर ये डिस्टेंस मुझे बतानी है। आपको सीधा सीधा कंसेप्ट पता होगा कि केंद्र से खींचा गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है, यानी ये 10 था तो ये 5 और ये 5 हो जाएगा। इसी तरह से ये 24 है तो ये 12 और ये 12 हो जाएगा। आपने कहा बिल्कुल सही। मेरे भाई रेडियस ऑफ द सर्कल गिवन है 13, तो ये 13 है, ये 13 है। अब आप बताओ क्या आपको कोई ट्रिपलेट पता है जिसमें 5 और 13 का यूज होता है? आपने कहा 5 12 13, बार बार पाइथागोरस लिख के नहीं लगाना, इतना टाइम नहीं। आप तो ट्रिपलेट्स, आपको जो इजी ट्रिपलेट्स हैं वो पता ही होने चाहिए। यहां पर भी यही कर लेते हैं, ये 12 है ये 13 है तो ये 5 हो जाएगा। तो आप बताओ दोनों कॉर्ड्स के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? तो आपने कहा सर ना 13 ना मेरा 17, ना 13 ना मेरा 17, है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते दोस्त। एक बेहतरीन क्वेश्चन है, कह रहा अगर x 5 से छोटा है तो -5x² + 2x + 7 का जो वैल्यू होगा वो किस चिन्ह के रूप में होगा? अब मेरे भाई ध्यान से देखना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। x की वैल्यू 5 से कम है, तो x की वैल्यू 5 से कम का मतलब है मेरे भाई वो 4 3 2 1 कुछ भी हो सकती है ना मेरे भाई। 5 से कम है तो -4 -3 -2 -1 ये भी तो हो सकती है ना। तो मेरे भाई अगर x की वैल्यू में पॉजिटिव लूंगा तो ये नेगेटिव सिंबल के साथ कैरी करेगा, हाँ या ना भाई। x की वैल्यू मान लो 4 ले लो तो 4 चौके 16 85, तो -80 तो आएगा या नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं नेगेटिव लेता हूं मेरे भाई, अगर मैं नेगेटिव लेता हूं, ध्यान से देखना, अगर मैंने कहा 4 या 3 या 2 कोई ले लो तो 4 का स्क्वायर 16 और माइनस का तो 16 85 माइनस का 80 आएगा। अगर मैं नेगेटिव लेता हूं तब भी स्क्वायर करने पर तो वो -4 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो आपने कहा सर इसका जो सिंबल आएगा वो नेगेटिव आएगा, तो सॉरी ऋणात्मक आएगा। पॉजिटिव लगा दिया था मैंने, क्या आएगा? ऋणात्मक आएगा। अच्छा क्वेश्चन था, कठिन नहीं था, कॉमन सेंस पर बेस्ड क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन बहुत आसान नकली क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन पेपर में दिखे और आप खुश हो जाएं तो समझ लीजिए कुछ नहीं होने वाला है। दुनिया का हर एक बच्चा ये क्वेश्चन कर लेगा। एक वृत्त की परिधि इतनी दे रखी है, क्षेत्रफल बताना है आपको। मेरे भाई क्या दे रखा है? 2 पाई r दे रखा है 18 पाई के। यहां से आपने कहा r बराबर 9 के। अब मुझे क्षेत्रफल बताना है तो बच्चा जानता है क्षेत्रफल πr² होता है, तो 81 पाई मेरा आंसर हो जाएगा। लेकिन ये अच्छे क्वेश्चंस में नहीं, यकीन मानिए इससे पहले जो क्वेश्चंस हमने कुछ किए वो तो अच्छे थे। अगला क्वेश्चन देखें, कह रहा है एक आदमी रेलगाड़ी में यात्रा कर रहा है और वो देखता है कि वो 1 मिनट में टेलीफोन के 21 खंबे काउंट कर रहा है। अगर प्रत्येक 2 खंभों के बीच की दूरी 50 मीटर हो तो रेलगाड़ी की स्पीड हमें बतानी है। अच्छा भाई मेरे भाई टाइम गिवन है कितना, आदमी ने कितना टाइम लिया है? तो आपने कहा सर 1 मिनट। 1 मिनट को मैं 60 सेकंड लिख सकता हूं ना, अच्छी बात है। वो 21 खंबे गिनता है, तो जब उसने पहला खंबा काउंट किया होगा चेयर पर बैठे बैठे अपनी सीट पर, तो वहां पर डिस्टेंस क्या रही होगी? वहां पर डिस्टेंस रहेगी 0। जब पहले से दूसरे खंबे पर पहुंचेगा तब उनके बीच की डिस्टेंस 50 होगी। क्या मेरी बात आप समझ पाए? इस प्रकार से 21 खंबों को काउंट करेगा तो एक खंबा आपका कांस्टेंट हो गया 0 वाले पे, तो बचे 20, तो 20 × 50 यानी डिस्टेंस कितनी हो गई मेरे दोस्त? तो आपने कहा सर 1000। खेल खत्म हो चुका है। अब भी क्वेश्चन में कुछ बचा क्या? टाइम गिवन है, डिस्टेंस पता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहां से लेकर अंडमान निकोबार तक सबको पता है। अब भाई साहब बस यही है कि मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में बदलना है, तो 18/5 से गुणा करते हैं, ये भी हर एक बच्चा जानता है। 0 से 0 को उड़ा दो, 6 से 18 कटेगा 3 बार में, 5 से 100 कटेगा 20 बार में, तो 20 × 60 मेरा आंसर हो जाएगा। इससे नकली क्वेश्चन या इससे आसान क्वेश्चन शायद ही आपको मिले। बस ये टेलीफोन के खंबे गिनने में टाइम आपका बर्बाद होगा, आप खंबे मत गिनिए। अगला ज्योमेट्री का एक और शानदार क्वेश्चन, कह रहा 2 त्रिभुज है, एक MNP और एक DEF, और ये दोनों सिमिलर हैं। ठीक है मेरे भाई, ये मैंने एक ट्रायंगल बना लिया MNP, इसका नाम मैंने MNP दे दिया। एक और बढ़िया सा क्वेश्चन है, ट्रायंगल है DEF, इसका नाम मैंने DEF दे दिया। क्वेश्चन में कह रहा है ये दोनों सिमिलर है। सिमिलर का मतलब है कि दोनों
एक दूसरे जैसे दिखते हैं, लेकिन एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे। ओवरलैप कर देंगे तो सर्वांगसम हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, फिलहाल आपको यह पता होना चाहिए कि जो सिमिलर ट्रायंगल हैं उनकी साइड का रेशियो, एक साइड का रेशियो, इसकी एक साइड का जो रेशियो होगा बाकी साइड्स का भी वही रेशियो फॉलो होगा, और पेरीमीटर्स का भी वही रेशियो होता है। कहने का मतलब है, अगर मैं आपसे कहूं ट्रायंगल एमएन, पी की एक साइड एमएन और ट्रायंगल डीईएफ की साइड डीई, इसका जो रेशियो होगा मेरे भाई, यही इसकी संगत भुजा एमपी और डीएफ का रेशियो होगा, और यही मेरे भाई एनपी और ईएफ का रेशियो होगा। और आपको जानकर के खुशी होगी, यही इनके परिमाप का रेशियो होता है। मतलब त्रिभुज की भुजाओं का जो अनुपात होता है वही उनके परिमाप का अनुपात होता है। लेकिन अगर मैं एरिया की बात करता हूं तो एरिया स्क्वायर के फॉर्म में चलता है, यानी साइड के स्क्वायर के फॉर्म में। ठीक है। अच्छा, आइए देखते हैं। इसका एरिया दे रखा है 1024, इसका एरिया दे रखा है 144, और मुझे दिया है एमएन की सबसे लंबी भुजा 64, कोई भी मान लो। तो डीएफ की भुजा ये बतानी है। तो आपको पता मेरे भाई, एनपी का स्क्वायर बटे ईएफ का स्क्वायर, ये बराबर होगा इनके एरिया के रेशियो में। अब मेरे भाई एनपी क्वेश्चन में 64 दे रखा है, तो 64 का स्क्वायर तो 64 गुणे 64 होता है, बच्चा बच्चा जानता है, बट्टे ईएफ स्क्वायर बराबर 1024 बटे 144। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेना मेरे भाई। अगर मैं इसको काटता हूं तो आपने कहा सर अगर मैं 12 से काटूं तो 12 इंटू 12 144, 12 से काटता हूं तो 12 अट्ठे 96, तो कट नहीं रहा मेरे भाई, 12 अट्ठे 96 बचा 4 42 हो गया, 12 तिया 36 बचा 6 64 हो गया, कट नहीं रहा मेरे भाई, 12 से तो नहीं कट रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मेरे भाई। इसको कैसे काटा जाए, आओ भाई 8 से काट ले, 8 से तो कट रहा है, 8 अट्ठे 64, 8 से काटेंगे तो 8 गन्ना 8 बचा 2 22 हो गया, 8 दूनी 16 बचा 6 64 हो गया, 8 अट्ठे 64, अभी भी 8 से कट जाएगा। 8 से अगर मैं काटता हूं तो 8 गन्ना 8, 8 छंग 48, 16 चौके 64। तो मेरे भाई ईएफ स्क्वायर बराबर आ गया 4 इंटू 144 के। तो आपने कहा सर ईएफ कितना आ जाएगा, तो आपने कहा सर स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट लग जाएगा, तो रूट हटेगा तो 4 का 2 बाहर आएगा, 144 का बाहर आएगा 12, तो 12 दूना 24 मेरा आंसर हो जाएगा। खेल खत्म, टाटा बाय बाय। उम्मीद है आपको इन 10 क्वेश्चन से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको ठीक लगता है, समझ में आता है, कुछ नया सीखने को मिलता है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धीरे धीरे प्यार से हल्के हल्के इस सफर पर चलते रहेंगे और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। धन्यवाद।